सोच के उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहाँ पर आपकी सब सोच बंद हो जाती है। आप सोचते हो कि अब नहीं होने वाला ही नहीं है, होगा ही नहीं। बहुत लेकिन मुझे स्वप्न में सांप काटता था, वो निशान पड़ते थे और ये कि मेरा पीछा कर रहा है सांप, ये मेरी फैमिली को पता था। अपने पसंद का ड्रेस भी पहन लेते हैं, जैसे हमारे समाज में कि साड़ी बहुत खूबसूरत है, आप साड़ी को भी डिज़ाइन करके पहन लें तो उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो महिलाएं तो हर जगह, महिलाओं को तो अंडर एस्टिमेट किया ही जाता है। वही काले बादल थे, वही हम नाव में थे और वैसा ही सेम जो बादल का डिजाइन था ना, बिल्कुल चारों तरफ से काला और बीच में से एक रोशनी आती है। मैंने उनको बोला कि ये तो मैंने सपने में देखा था। उन सबको एक चीज सोचनी चाहिए और एक दिमाग में सिर्फ एक चीज रखनी चाहिए कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है। क्योंकि जो लोग आज आपको बुरा कहते हैं, जिस दिन आप जिस मुकाम पर होंगे वही लोग आज आपको आके बोलेंगे हम तो जानते ही थे कि बहुत आगे जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल से जुड़े हुए एपिसोड में, जहाँ पे हम उन कहानियों को जिंदा रखते हैं जिनमें से सफलता ही नहीं, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और कमबैक भी छुपा होता है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं उन महिला से जिन्होंने सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाई है, बल्कि एक मिसाल बन गई है उन सभी के लिए जो जिंदगी से हार मान गई थी। रंजीता जोशी जी, एक माँ, एक शिक्षिका, एक साहित्यकार और एक योद्धा, जिन्होंने हर मोड़ पर जिंदगी को खुद की तरीके से जीना चुना। आज इनसे पूछेंगे कि जब सब कुछ टूट सा गया था तब उन्होंने कैसे खुद को जोड़ा। जब हर कोई कह रहा था अब नहीं हो पाएगा, तब उन्होंने कैसे अपने आप से कहा कि मैं फिर से खड़ी हो जाऊंगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, एक माँ होने के नाते उनके बच्चों ने उनको किस तरीके से मजबूती दी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की कहानी जहां गिव अप सिर्फ एक वर्ड था पर ऑप्शन कभी नहीं। रंजीता जी, शारविन अनप्लग में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रंजीता जी, आपकी कहानी बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है, लेकिन हर एक प्रेरणा के पीछे कुछ पेन होता है। आपकी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या रही है? मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स रही हैं। सबसे पहले बात तो खुद को प्रूव करना रहा है हमेशा से कि आप खुद क्या हो। क्योंकि शादी से पहले तो आपकी कोई लाइफ नहीं होती है, आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। तो पापा की परी होती ना रियल लाइफ में, वही वाली लाइफ थी मेरी। लेकिन जो रियल लाइफ होती ना, वो शादी के बाद पता चली कि सच्चाई क्या होती है ज़िंदगी। तब पता चला कि 12 साल बाद कि आपका जो एक नाम पेरेंट्स देते हैं वो गायब है। आप घर की बहू बन के रह जाते हो। बहू से कब आप घर के अंदर काम करने वाली वो इंसान बन जाते हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस। तो आपके विचारों से किसी को कोई मतलब नहीं होता, आपकी सोच से किसी को मतलब नहीं होता, तो आप कहीं खो जाते हो भीड़। भाई मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मेरे लिए जो अवसाद का समय ये था वो यही था। मगर मैंने 12 साल बाद अपने आप को वापस से क्रिएट किया एक नए रूप में। कुछ तो नया करना है। ऐसा कभी वक्त आया जब आपको लगा कि नहीं, बस अब मुझसे नहीं होगा, तो आप कैसे उस अंधेरे से निकले? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। मैंने जब लाइफ स्टार्ट की थी तो धीरे 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 ऐसा समय भी आया कि जब एक समय ऐसा होता है ना, जब आप सोच के उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहाँ पर आपकी सब सोच बंद हो जाती है। आप सोचते हो कि अब नहीं होने वाला ही नहीं है, होगा ही नहीं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई थी जहाँ पर मैंने अपने आप को खुद को मोटिवेट किया है कि नहीं, करना तो पड़ेगा। जैसे मैंने पहला मेरे साथ आया कि शादी के बाद पढ़ाई करना था मुझे। मेरे घर में मेरी जो सिस्टर लॉ थी, मेरी जेठानी जी, वो पढ़ रही थी। 2003 में मेरी शादी हुई थी, तो नहीं 2002 में हुई थी, तो 2003 में वो जॉब करने लग गई थी। तो मुझे मना किया गया था कि जॉब नहीं करना। तो मुझे लगा कि ये जॉब करती हैं, अच्छा है। उसके बाद फिर मेरे को जॉब करने के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे, तो पता चला कि नहीं, आपको जॉब नहीं करनी है, आप घर के अंदर काम करने के लिए हो। और एक समय ऐसा आता है ना कि जब आप काम करने के बाद भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है। आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी आप दिखते नहीं हो, किसी भी फोटो के किसी भी फ्रेम में नहीं हो, आप घर के किसी भी फ्रेम में आप फिट ही नहीं बैठ रहे हो। तो कहते हैं ना, किस्मत दस्तक देती है। जी। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था उस समय कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें। तो दस्तक दी एक बार, और हर किसी की लाइफ में एक बार दस्तक आती है। तो वो दस्तक हुई, मुझे वापस से मास्टर करने का मौका मिला राजस्थान यूनिवर्सिटी से। मैंने हिंदी से वापस मास्टर किया। उसके बाद मैंने बीएड किया, जिसके लिए भी मना थी। तो मेरी सिस्टर लॉ ने कम से कम 10 से 12 बार बीएड के एग्ज़ाम्स दिए उन्होंने, ग्वालियर से, हरियाणा से। वो पास नहीं हुए थे, तो मेरे लिए भी यही चांस मारा गया, देने तो वो ही कुछ नहीं कर पाई तो ये क्या करेंगी। जी। ये भी मेरे लिए एक बहुत लक बाई चांस कहते हैं ना, किस्मत का दस्तक। मैंने
बहुत सारा काम करने के बाद, यानी कि ये सोचो आप कि पूरा दिन आप काम कर रहे हो, रात को आपको 12 बजे से 3 बजे का जो समय मिल रहा है सुबह का, ये वाला टाइम, तो मैंने दिन भर काम करके और ये समय जाग कर पढ़ कर काटा है कि इसके बाद आपके पास कोई समय नहीं है। अगर आप फेल हो गए ना, क्योंकि आप जब अनमैरिड होते हो ना तो फेल का बोझ इतना नहीं होता, क्योंकि सब कुछ ऐसे चल रहा होता है, जी। वापस कर लेंगे। लेकिन जहाँ आप ससुराल में जब आप पढ़ रहे होते हो ना, सबसे पहले औरत के लिए ये आता है कि आप पढ़ रहे हो, ओ हो पढ़ रही है, पढ़ रही है। वो एक चीज़ आ जाती है दिमाग में। तो और फिर पास होने का तो दिमाग में होता ही नहीं उस समय होता है फेल ना हो बस। हाँ। क्योंकि इतना पढ़ रहे हैं ना, वो फेल नहीं हो कि पढ़ रही है, बहू पढ़ रही है, ओ हो पढ़ रही है, तो वो वाला दिमाग में था, फेल नहीं होना। तो पास होने की तो चाह कभी नहीं थी, पर फेल होने का डर था, फेल नहीं होना है। तो फिर मास्टर किया, उसके बाद बीएड किया, और फिर बीएड करने के बाद आईसीजी कॉलेज से उसके बाद फिर जॉब लगी। और जॉब लगने के बाद भी ये था कि जॉब नहीं करनी है। तो एक टाइम ये था जब मैं जॉब पे जाती थी ना, तो जैसे मैं अपने घर के चौराहे बीटी रोड पे आती थी ना, सच कह रही हूँ, मैं 5 मिनट अपनी गाड़ी रोक के गहरी सांस लेती थी, मुझे घर जाना है कि नहीं जाना, सच। और फिर ये लगता था 2 बच्चे घर पर है, जाना तो पड़ेगा। तो ये सोचो आप कहाँ जा रहे हो, जी। मेंटल स्थिति कहाँ होती, मानसिक स्थिति कहाँ है मेरी। तो घर पे ही है। नहीं, आप घर पे जा रहे हो वो अच्छी बात होती है, लोग सोचते हैं काम से आप घर पे जा रहे हो खुश होते हो, वहाँ ये था कि खुश नहीं है। वहाँ घर जब आप आ रहे हो तो ऐसा लग रहा है किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर आपका पूरा दम घुट जाएगा, मगर सब कुछ होता है, वो सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में आती है, किसी की थोड़ी, किसी की ज़्यादा। जी। आप एक माँ भी हैं, तो क्या कभी ऐसा पॉइंट रहा है जहाँ पे आपके बच्चों ने आपको सँभाला हो? बहुत सवाल है। मेरे जब हस्बैंड की डेथ हुई थी 2019 में, नहीं 2017 में हुई थी, तो मेरी बड़ी बेटी 9th में पढ़ती थी, उसका 9 था। उसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेकर खड़ी रही है। बहुत हिम्मत वाली लड़की है वो मेरी बेटी, बहुत अच्छी है। उस समय ये छोटी थी, छोटी वाली बहुत छोटी थी उस, क्योंकि 8 साल 8.5 साल का गैप है इन दोनों में, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ने वाला बच्चा इतना दिमाग नहीं होता। पर वो 9th में थी तो उसको थोड़ा बहुत, ये कहना चाहिए कि वो दिखाती नहीं थी, लेकिन मुझे पता था बहुत स्ट्रेस से गुजरना। और एक समय ऐसा भी था कि वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें और उसने फेस किए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसने एक लेटर भी लिखा था, अच्छा। हम सबसे बिना पूछे। यानी कि बच्चे का मेंटल लेवल कहाँ तक पहुँच गया था इतने स्ट्रेस में, कि और उसने एक लेटर लिखा था उन्हें, तो वहाँ से फिर एक टीम आई थी सारा। अच्छा। हम उस लेटर के बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या लिखा था, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत दर्दनाक था कि पूरी 15 लोगों की एक टीम आई थी वहाँ से, और पूरे 10 दिन में उन्होंने एक्शन लिया, सारी चीज़ें ली। और मुझे तब पता चला जब वो टीम हमारे घर आई थी, और मेरे उस बच्ची ने मेरे घर का नहीं, मेरी मम्मी के घर का, यानी कि अपने नाना के घर का एड्रेस दिया था। तब मुझे पता चला कि अच्छा ये भी इतना सोचती है और इसने इतना रिएक्ट भी किया। हम बच्चों को कई बार बच्चा समझते हैं, जी। लेकिन आज भी वो मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है। तो कहते हैं ना, बेटियां बेटे जैसी होती है, लोग बोलते ही हैं, सोच है, लेकिन बेटियां बेटियां ही होती हैं, और बेटियां बेटियां ही अच्छी लगती हैं। जी। जब आपने अपना कमबैक किया तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? अच्छा भी था, थोड़ा बुरा भी था, थोड़ा सा, कहते हैं ना कि जब आप कुछ चीज़ शुरू करते हो तो बहुत सारे लोगों की नकारात्मक सोच का पहले आपको सामना करना पड़ता है। हर कोई आगे नहीं बढ़ता जब तक पीछे नकारात्मक सोच ना हो लोगों की। और मुझे लगता है कि मैं जहाँ आज हूँ, वहाँ बहुत सारे लोगों की नकारात्मक सोच थी, है, और उसका ही परिणाम ये है कि मुझे पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को प्रूफ करने में लग गई। मैं आपको एक बताती हूँ कि जब एक बहुत फैमिली की बात थी, हम उस समय मैंने पढ़ाई शुरू नहीं की थी। एक डिस्कशन चल रहा था किसी चीज़ को लेके, और वो भी मेरे फैमिली फंक्शन था, मेरे फादर इन लॉ के रिटायरमेंट का। तो मैंने एक सजेशन दिया बीच में, तो मुझे बोला गया कि आप जाओ अपने किचन में जाओ, तुम्हारा काम किचन में ही है, तुम्हारी राय की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जाओ। तो वो मुझे लगा कि वो पहला टाइम था जहाँ मुझे लगा कि क्लिक, कि आपकी सोच की कोई कीमत नहीं है, इन गधों से अच्छा सजेशन मेरा है फिर भी इनको वैल्यू नहीं है, पहली। ये मुझे लगा। बाकी मैंने वो गधा पॉइंट सोचा था अपने दिमाग में। दूसरा ये हुआ कि क्योंकि मैं उस समय अर्न नहीं करती थी, हाउसवाइफ थी, तो एक बार मेरे, ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं, बिस्किट था एक, जो हाइड एंड सी हाइड वाले एंड सीक। बिस्किट होते हैं, उस समय चले ही चले थे। तो मेरी छोटू, मेरी बड़ी वाली ने, तो उसमें ये थी नहीं, तो उसने कहा कि मुझे भी खाना है, ताऊ जी के बच्चे खा रहे हैं।
तो मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा पैसे दो ना, अपन ये बिस्किट मंगा लो। तो उन्होंने कहा मम्मी से मांगो। 5 रुपए का आता था उसमें। तो वो पहला। दूसरा टाइम ऐसा था जब मुझे 5 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ा, जब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न करते थे। उनकी मेडिसिन एजेंसियाँ थी, मेडिकल स्टोर था, बहुत अच्छी अर्निंग थी। ऐसा नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मेरे ससुर जी आपको पता है ऑर्थो के डॉक्टर रहे हैं। तो 5 रुपए के लिए जब हाथ फैलाना होता है ना, वो बहुत दर्दनाक पीड़ा थी कि अपने बच्चे के लिए आपको 5 रुपए के लिए हाथ फैलाना है। वो चीज़ जिंदगी भर आज भी है। और वही चीज़ मुझे लगता है कि वो नेगेटिव 2 चीज़ थी ना, वो मुझे बहुत अखरी थी कि पहला आपका नाम खो गया, आपका कोई, आपके विचारों की, आपके सोच की कोई वैल्यू नहीं है, और दूसरा आपको हाथ फैलाना पड़ा है। जहाँ पर मैंने अपने मेरे पिताजी का हमेशा ये कहना रहा है, आप यूँ दो, आप यूँ रहना चाहिए इंसान का हाथ। भगवान करे ऐसा बना के रखे आप लोगों की हेल्प करो, और जहाँ आप 5 रुपये भी मांग रहे हो और फिर मना कर दिया जाए, तो सोचो आप। तो वो स्थिति यहाँ, ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से मैंने कम बैक किया कि मुझे यहाँ से शुरू करना है। और इसके 6 महीने बाद मैंने MA का फॉर्म भी फिल किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी। कहते हैं ना, आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो, शाहरुख खान का एक डायलॉग, वो कहीं सही बैठ। विप्रा फाउंडेशन और सोशल वर्क के जरिए आपने महिलाओं के लिए क्या अलग करने की कोशिश करी? विप्र फाउंडेशन से मैं बहुत 2018 या 19 में जुड़ी हूँ, क्योंकि एक ऐसा संगठन है। पहले आप इसको संगठन के बारे में बताना चाहूँगी कि विप्र फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो ब्राह्मणों का एक संगठन है, और जो ब्राह्मण जो संगठन में जुड़े हुए हैं, इसमें ब्राह्मण ही जुड़ते हैं, लेकिन ब्राह्मण सर्व धर्म के लिए काम करते हैं, सर्व समाज के लिए काम करते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं, चाहे फिर वो विद्यार्थी हो, चाहे महिलाएं हो, किसी भी वर्ग से उठ के आने वाला मजबूर व्यथित व्यक्ति हो, उसके लिए सब ने काम किया है। और ये फाउंडेशन बढ़ चढ़ के काम करता है उन लोगों के लिए, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए कि समाज का उत्थान हो। तो मैं इस सोशल वर्क इसलिए इस संगठन से जुड़ी हूँ कि मुझे सोशल वर्क करने का, लोगों की मदद करने का, क्योंकि जो आदमी तकलीफों से गुजरता है ना, वो लोगों की तकलीफ समझ सकता है, और एक औरत जब निकलती है ना, तो वो सबकी स्थिति समझती है। तो ये माँ का दर्जा ऐसे नहीं मिला है औरत को, सहन शक्ति इसलिए नहीं दी गई है उपमा उन्हें कि वो सह लेती हैं, क्योंकि वो दूसरों को समझती हैं। तो विप्र फाउंडेशन एक ऐसा है संगठन है कि जो महिलाओं के लिए काम करता है। यहाँ महिलाओं के लिए स्वकर्धा का कार्य है। महिलाएं यहाँ पर आके अपने आप को, जैसे हमारे यहाँ पे शोधशालाएं हैं, शोध कर सकती हैं। यहाँ पर महिलाओं को अपने विचारों को रखने की पूरी इजाज़त है, अनुमति है। आप अपने विचार रख सकती हैं, आप अपने समाज के लिए जो करना चाहें आप खुलकर कर सकती हैं। यानी कि ये संगठन हर वर्ग की महिला को अपने आप को प्रूफ करने का पूरा मौका दे। किसी भी वर्ग की विद्यार्थी है, बच्ची है, नहीं पढ़ पा रही है, कोई फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो हमारा संगठन उसकी मदद करता है। हमारा कोई महिला है आगे बढ़ना चाहती है, व्यवसाय करना चाहती है, तो VLCC नाम से एक हमारा विप्र फाउंडेशन का व्यवसायिक एक ग्रुप है। वो भी उनको बिजनेस कैसे करना चाहिए, कैसे आप अपना स्टार्टअप शुरू करोगे, वो सारी जानकारी देता है। विद्यार्थी हैं जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उन्हें लोन देते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें। तो ये राजस्थान का ये नहीं, या ये ऑल इंडिया। अभी तो इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़ गए हैं। अभी जर्मनी में भी इसकी एक संस्था, हमने एक शाखा खोली है वहां पर, और बहुत बढ़ चढ़कर बड़े स्तर पे काम हो रहा है। आप एक कथक डांसर भी है, तो डांस ने आपके जीवन में क्या रोल प्ले किया है? मैं कथक डांसर तो रही हूँ बचपन में, मैंने बहुत डांस किया है। मैंने डांस में द्रौपदी रत्न भी प्राप्त किया है। लेकिन कहते ना, अच्छे घर की लड़कियां, सोच वही थी मेरे फैमिली की कि अच्छे घर की लड़कियां डांस नहीं करती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, तो वो बस एक सीमित दायरे रह गए। लेकिन आज जहाँ मैं हूँ, आज मैं उस कला को वापस से सीख रही हूँ, मैं वापस से डांस करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैं जहाँ पर मैं कर सकती हूँ ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति खुद कर रही हूँ, किसी के सपनों को दबा के नहीं कर रही, किसी से अनुमति लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे सपने हैं, मैं अब उस स्टेज पर हूँ, उस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैंने सारे अपने दायित्व पूरे किए हैं, अब अपने लिए भी मैं कुछ कर सकती हूँ। वहाँ मैं अपने डांस को तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती। एक वुमेन लीडर होने के नाते आपको कभी अंडरएस्टिमेट किया गया है? हर जगह किया जाता है एक औरत को। एक सफल महिला को लोग अपने, जो मर्द हैं, जिस कहते हैं ना, भारत एक पुरुष प्रधान देश है। हमारे घर में ही देख लीजिए, जहाँ पर बहन हो, बेटी हो, या बीवी हो, माँ हो, अपने विचार खुल के रखने की अनुमति जहाँ मिल जाती है ना महिला को, वहाँ पुरुष को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाती है हर जगह। और जहाँ पर इनसिक्योरिटी है, तो वहाँ समझ लीजिए वो समझ जाते हैं कि महिलाएं आगे निकल जाएंगी तो हमसे क्या हो जाएगा। तो ये हर जगह हर महिला को सहन करना पड़ा है कि आप कहाँ हैं, क्या है, आप क्या कर रहे हैं।
ये सारी चीज़ें प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। और जिस पुरुष प्रधान समाज में हैं, तो वहाँ हर महिला के लिए हर प्रश्न चिन्ह है। आप अपने पसंद का ड्रेस भी पहन लेते हैं, जैसे हमारे समाज में है कि साड़ी बहुत खूबसूरत है, आप साड़ी को भी डिज़ाइन करके पहन लें तो उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। आप थोड़ा-सा खुश हो लें तो उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो महिलाएँ तो हर जगह, महिलाओं को तो अंडर एस्टिमेट किया ही जाता है, लेकिन हम सब ने, मैं सोचती हूँ कि मेरी सोच रखने वाली जितनी भी महिलाएँ, शायद आप भी होंगी और बहुत सारे लोग हैं जो सुनेंगे, वो यही बोलेंगी महिलाएँ कि पुरुषों की हमें कोई फ़िक्र नहीं है, फ़र्क नहीं जी। पड़ता वो क्या सोचते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ता। और शायद लगता है हर पढ़ी-लिखी महिला जिसने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ़ में, जिसने एक मुकाम हासिल किया है और जो कर रही हैं और कर सकती हैं, उन सबको एक चीज़ सोचनी चाहिए और एक दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ रखनी चाहिए कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है। क्योंकि जो लोग आज आपको बुरा कहते हैं, जिस दिन आप जिस मुकाम पर होंगे, वही लोग आज आपको आके बोलेंगे, हम तो जानते ही थे कि ये बहुत आगे जाएगी। कर लेगी। शिवायन जैसा ग्रंथ लिखना ये सिर्फ लिखना नहीं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है। क्या आपने कभी शिव से बात की है या आपके मन में ऐसा कुछ है? देखिए, मैं आस्था की बात करूँ, तो मैं बहुत कट्टर ब्राह्मण हूँ। मैं अपनी संस्कृति परंपरा से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी संस्कृति परंपरा अपने बच्चों पे नहीं लाती, क्योंकि ये मेरा दायित्व है कि मैं निभाऊँ उस चीज़ को। सीखते हैं। तो दूसरी बात, शिव से मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। मैंने शिवायन लिखने से पहले कभी शिव के बारे में ना तो कभी पढ़ा, ना ही मैंने शिव पुराण पढ़ा। क्योंकि शिवायन के बारे में पहले आपको बताऊँ कि शिवायन जो ग्रंथ हम लोगों ने लिखा है, ये एक शिव पुराण है। शिव पुराण हमारा गद्य में है। उसको हम 143 लेखकों ने, साहित्यकारों ने मिलकर पद का रूप दिया है। अच्छा। तो ये हमारी ऋषिकेश की एक संस्था है, उसने मिलकर पूरे भारत के उन कवियों को चुना, उन साहित्यकारों को चुना, जो इस शिव पुराण के एक-एक खंड को पढ़ के उनके बारे में, उनको पद में परिभाषित कर सकें। उनके तो मुझे जो खंड मिला था शिव पुराण का, वो था ध्यान योग। अब शिव को जानना पहली बात, और शिव के ध्यान योग को जानना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जब मैंने शिव के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे शिव पुराण के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। मैंने पहले खुद ही पढ़ा, मैंने कहा जब आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो आपको खुद पता होना चाहिए। तब मुझे पता चला कि शिव वाक़ई एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है। हमारे हनुमान चालीसा में भी है, सारे शिव के बारे में दिया गया है और मेरे इष्ट हनुमान जी हैं। तो मैंने कहीं न कहीं, भगवान ने मुझे हमेशा छुआ है। मेरी लाइफ़ में मैजिक है भगवान का, ये मैं जानती हूँ। आशीर्वाद है उनका बहुत बड़ा। तो ये शिव का तो मैंने बहुत बचपन की बात बताऊँ मैं आपको, कि मुझे ना सर्प दिखते हैं। हम सिवाल ख़ानदान से हैं, हमारा जो गोत्र है वो शिवाल है, जी। नाग योनि से हम लोग। तो मुझे बचपन से सर्प दिखते थे और ये मेरी बहुत बहुत बीमारी थी एक तरीके से। आप, डॉक्टर तो इसे बीमारी ही बोलता है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे स्वप्न में सांप काटता था, वो निशान पड़ते थे और ये मेरे कि मेरा पीछा कर रहा है सांप, ये मेरी फैमिली को पता था। लेकिन शादी के बाद ये खत्म हुआ, तो उसके बाद फिर मुझे एक दिन सपना आया ऐसे शिव के रुद्राक्ष का, और 2 दिन बाद मुझे एक ससुराल से कॉल आता है, मैं उस समय पीयर में थी, कि हमें जगन्नाथपुरी जाना है। और हम जगन्नाथपुरी गए। तो मैं आपको लिटरली बताऊँ कि हम वहाँ पहुँचे गंगा सागर, जबकि हमारा कोई नहीं था वहाँ जाने का। जब मैंने गंगा सागर देखा, वही संध्या टाइम था, वही काले बादल थे, वहीं हम नाव में थे और वैसा ही सेम जो बादल का डिज़ाइन था ना, बिल्कुल चारों तरफ से काला और बीच में से एक रोशनी आती है। मैंने अपने, जो मेरे संग थी, मेरी भाभी लगती हैं, मैंने उनको बोला कि ये तो मैंने सपने में देखा था, इस शिव के रुद्राक्ष की जैसे है। और जैसे मैंने बोला, हमारी जो नाव में जितने लोग थे, सबने ऊपर देख के बोला, हाँ ये तो बिल्कुल शिव के रुद्राक्ष जैसा लग रहा है, बिल्कुल इसका शेप ऐसा है, आपने तो बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दिया। आपने को कैसे लगा कि ये रुद्राक्ष है? मैंने कहा ये मेरे सपने में मैंने देखा था कुछ महीने पहले, ये सत्य हुआ। तो मैं ये बोलूँगी कि भगवान का आशीर्वाद इतना मेरे पर बना हुआ है कि अब तक मैंने जितना भी बाहर घूमा है, सब तीर्थ स्थान ही घूमा। आपके हिसाब से एक वुमन के लिए सक्सेस क्या है? अपना नाम, अपने नाम की पहचान बनाना। आप कितने ऊपर जाते हो, कितने नीचे जाते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग आपके नाम को सुनकर पहचाने। आपके, कहते हैं ना कि शोर ऐसा होना चाहिए, हल्ला ऐसा मचना चाहिए कि लोगों के कान गूंजे। आप चिल्लाएं तो उससे थोड़ी ना शोर मचेगा। तो नाम वही है। एक औरत की सक्सेस वही है कि आप अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर कानों में शोर आए। हाँ, ये इस नाम का सुना तो है, बहुत दबंग है। जी। तो मुझे लगता है कि अब तक तो भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद है कि अब तक जितना सोचा था मैंने, जितना अपनी लाइफ के बारे में, वो हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है।
और अभी बहुत कुछ करना बाकी है और वो होगा। उन महिलाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो अपने सपनों से डरती है? सपनों से तो डर इसलिए लगता है ना कि अगर पूरे हो गए फिर क्या सपना देखेंगे, और सपने पूरे नहीं हुए तो क्या करेंगे। 2 डर होते हैं इंसान को। तो पहला तो कि जो सपने पूरे नहीं होते, ये डर सबसे ज़्यादा है कि हमारे सपने पूरे नहीं होते, कैसे होगा, क्या होगा। ये लोगों ये हर चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक सवाल यही रहता है, अगर हम असफल हो गए तो क्या हो गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, अगर हम कभी किसी मुकाम पर असफल भी होते हैं, असफलता हमें कुछ सिखा कर तो जाती है। जी। अच्छी चीज़ें हमें सिखा के नहीं जाती क्या? अच्छी चीज़ें हमें कभी कुछ नहीं सिखाती हैं, हम अच्छे में भूल जाते हैं हमने क्या सीखा। लेकिन जब हम गलत होते हैं, हम असफल होते हैं, जहाँ हम फेलियर साबित होते हैं, पर हमें एक चीज़ वहाँ समझ में आती है, मैं इस चीज़ में इस जगह फेल हुआ हूँ भाई। मैं एग्ज़ाम में फेल हुआ था, मैंने यहाँ प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं एग्ज़ाम में फेल हुआ, मैंने यहाँ पे रिटन वर्क नहीं किया था अच्छे से, मैंने क्वेश्चन को फ्रेम नहीं किया, इसलिए अपनी गलती हमें पता होती है। तो असफलता हमें सिखा के जाती है कि भाई आप कहाँ फेल हुए। तो असफलता डराती नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत ये डर हर किसी को होता है। हर सक्सेस वाला जो आदमी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की हम बात करें ना, सफलता कितने ऊंचे मुकाम पर है, उन्हें भी असफल होने का डर है। जी। तो हम तो बहुत मामूली इंसान। तो असफलता डराती है, लेकिन सफलता आपको कुछ सिखाती नहीं है। मुझे लगता है सफलता आने के बाद आप भूल जाते हो बहुत सारी चीज़ें। अब तो मैं, क्योंकि एक होता है ना, आप 100 में से 100 लिया है, फिर आप कहाँ जाओगे, फिर आपको और नंबर गेन करना ही नहीं, लेकिन भूल जाते हो कि इसके बाद अभी हमने क्लास में आए हैं 100 में से 100 लेके, फिर मुझे सेक्शंस में लाना है, फिर मुझे स्कूल के सारे उसमें लाना है, फिर मुझे क्या अपने शहर में लाना है, फिर अपने स्टेट में स्टेट लाना में है लाना है। है ना। वो भूल जाते हैं, लेकिन वो एक बार सक्सेस का भूत चढ़ जाता है ना, उसके बाद आप भूल जाते हो। भूल जाते पर हैं। असफल होना कभी कभी लगना अच्छी बात होती है, ठोकर लगने से पता चलता है ज़मीन है हमारे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक पोयम के रूप में बयाँ करें, तो उसकी लाइनें क्या होंगी? कि जब ख्वाब हो उड़ने का तो परिंदों से तेज उड़ान भरनी होगी, और जुगनुओं को करना हो अगर मुट्ठी में कैद तो तारों तक पहुंच रखनी होगी। आसान नहीं उड़ान भरना और जुगनुओं को मुट्ठी में कैद करना, और बस हौसलों की उड़ान भरकर हर लक्ष्मण रेखा मिटानी होगी। तो मैंने अपनी लाइफ की हर लक्ष्मण रेखा मिटाई है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, अच्छे घर की बहू ये नहीं कर सकती, अच्छे घर की बेटियां ये नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर औरत सब कुछ कर सकती है। और जो महिलाएं ये कहती ना हम कैसे होगा, क्या करेंगे, ये मुझे लगता है कि जहाँ मैं ये सोचती हूँ, मैंने जिन पड़ावों को पार किया है, ये वो सवाल हैं ना करने के। अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि जीवन की विषम परिस्थितियों में मैंने हमेशा कई बार अपने आप को बहुत अकेला देखा है। मुझे लगा है कि अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होती है, चाहे फिर आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो। हाँ, परिवार आपके साथ एक नींव बन के, एक पिलर बन के खड़ा रहता है कि आप गिरेंगे तो वो आपको संभाल लेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होती अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक पोयम के रूप में बयाँ करें, तो उसकी लाइनें क्या होंगी? है। कि जब ख्वाब हो उड़ने का तो परिंदों से तेज उड़ान भरनी होगी, और जुगनुओं को करना हो अगर मुट्ठी में कैद तो तारों तक पहुंच रखनी होगी। आसान नहीं उड़ान भरना और जुगनुओं को मुट्ठी में कैद करना, और बस हौसलों की उड़ान भरकर हर लक्ष्मण रेखा मिटानी होगी। तो मैंने अपनी लाइफ की हर लक्ष्मण रेखा मिटाई है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, अच्छे घर की बहू ये नहीं कर सकती, अच्छे घर की बेटियां ये नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर औरत सब कुछ कर सकती है। और जो महिलाएं ये कहती ना हम कैसे होगा, क्या करेंगे, ये मुझे लगता है कि जहाँ मैं ये सोचती हूँ, मैंने जिन पड़ावों को पार किया है, ये वो सवाल हैं ना करने के। अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि जीवन की विषम परिस्थितियों में मैंने हमेशा कई बार अपने आप को बहुत अकेला देखा है। मुझे लगा है कि अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होती है, चाहे फिर आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो। हाँ, परिवार आपके साथ एक नींव बन के, एक पिलर बन के खड़ा रहता है कि आप गिरेंगे तो वो आपको संभाल लेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होती है। रंजीता जोशी जैसे मिलके हमने ये समझा कि सफलता सिर्फ अवार्ड का ही नाम नहीं है, एक माँ का डिटर्मिनेशन, एक औरत का संघर्ष और एक इंसान का कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड है। जब जिंदगी ने सब कुछ उनसे छीन लिया था, तब उन्होंने खुद को लिखना शुरू किया और आज उनका जीवन एक किताब है जिसमें हर पन्ने पर हिम्मत की कहानी है। अगर आप भी किसी मुसीबत में हो तो याद रखना, कभी कभी कमबैक ब्रेकडाउन के बाद ही आता है। आज का एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं थी, एक जज्बा था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपने अंदर की रंजीता को जगाए रखें।